स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज लेक्चर 2। हमने लेक्चर 1 में विलेज मौजा और कस्बा कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग परगना देखेंगे। परगना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था, आप वो ज़रूर जाके देखिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। जैसे अभी के टाइम में हम लोग किसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सिटी को क्या, कस्बा, नहीं तो विलेज को मौजा। अभी के टाइम में जैसे होते हैं ना स्टेट, सिटीज़, विलेजेस, वैसे मैंने आपको बताया था, तो फिर आप वो देखना तो आपको समझ आ जाएगा। तो परगना को मैंने आपको बताया था स्टेट, एज स्टेट। अभी के टाइम से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो स्टेट हम लोग आज अभी के ज़माने में बोलते, तो पहले के ज़माने में परगना होता था। मैनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना। बहुत सारे विलेजेस जब भी इकट्ठा हो जाएंगे, सपोज ये एक विलेज है, ये भी एक विलेज है, ऐसे 4-5 विलेजेस है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ज़्यादा ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती, तो मैं थोड़े से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये सारे विलेजेस है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विलेजेस है। तो इन सारे विलेजेस को मिला के बनता था एक परगना। जैसे बहुत सारी सिटीज़ को मिला के अभी स्टेट बनता है, वैसे ही सेम टू। पर नंबर ऑफ़ विलेजेस डिफरेंट होते थे, मतलब कि एक परगना में अलग अलग नंबर के विलेजेस होते थे। जैसे कि पुणे परगना, मतलब पुणे में सपोज होते थे 290 विलेजेस। पुणे सबसे बड़ा परगना था। सॉरी, मैंने इधर बी लिख दिया, इधर वी आएगा, विलेजेस। फिर वैसे ही चाकन परगना में 64 विलेजेस। शिरवल परगना छोटा था, 40 विलेजेस थे उसमें से। ऐसा आ सकता है एग्ज़ाम में कि विच परगना वॉज द बिगेस्ट परगना एंड हाउ मेनी विलेजेस इट कंसिस्टेड। तो आप लिख सकते हो पुणे वो सबसे बड़ा परगना था और उसमें थे 290 विलेजेस। वैसे ही चाकन में 64 विलेजेस थे। और ऐसा भी आ सकता है कि सबसे छोटा परगना कौन सा था और उसमें कितने विलेजेस थे। तो सबसे छोटा परगना था शिरवाल परगना, उसमें थे सिर्फ 40 विलेजेस थे। अभी जैसे हमने देखा कि विलेजेस के चीफ को हम लोग क्या बोलते थे, पाटिल। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो फिर विलेज के चीफ को पाटिल, मौजा के चीफ को पाटिल। तो परगना के चीफ को क्या बोलते थे? परगना के चीफ को हम लोग बोलते थे देशमुख बोलते थे उस टाइम पे। जो परगना का चीफ होता था उसको हम लोग बोलते थे देशमुख। मैं एक पॉइंट बताना भूल गई, अभी बताती हूँ। आप जब भी हमारे लेक्चर्स देख रहे होंगे, हिस्ट्री के, साइंस के, किसी के भी लेक्चर्स, तो अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं टेक्स्ट बुक स्क्रीन पर रख के वो वाला एक्सप्लेनेशन नहीं करूँ क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो आपके पास भी होगी। इसलिए मैं नए तरीके से वाइट बोर्ड पर समझा रही हूँ, ताकि आपको चाहिए तो नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो सुन के भी आपको समझ आ जाएगा। तो फिर मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई थी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वतनदार्स क्या होते हैं। वतनदार्स आप वो लेक्चर ज़रूर जाके देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही हमने एकदम मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे। हाँ, तो वतनदार मतलब वतन मतलब लैंड, और जो उसको ओन कर रहा है, ओनर, जो उसका ओनर है, उसको हम लोग बोलते थे वतनदार। तो अगर हम लोग सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे तो होगा लैंड ओनर। तो फिर परगना के वतनदार कौन कौन थे? देशमुख और देशपांडे। देशमुख और देशपांडे, ये थे परगना के वतनदार। अगर आपको याद होगा तो फिर जो पीठ लगता था उसके वतनदार होते थे शेट्टे और महाजन। वैसे ही इसके जो वतनदार है परगना के, वो है देशमुख और देशपांडे।
इसके लिए आपको बस थोड़ा सा याद करना है, मुख और पांडे, बाकी तो आगे सेम ही है, देश, देशमुख, देश पांडे, सिंपल। तो फिर देशमुख जो होता था वो चीफ होता था, ये वी नहीं है, ये टिक किया है मैंने, टिक किया है, मैं आपको क्लियर करके फिर से दूँ। हाँ, तो फिर चीफ जो होता था परगना का, उसको हम लोग बोलते थे देशमुख, देशमुख। और देशमुख का काम क्या होता था कि जो पाटिल करता था ना, पाटिल का क्या काम होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में लाए और रिजॉल्व करे, सॉल्व करे, फाइट जो भी डिस्प्यूट होते थे, लड़ाई झगड़ा, उसको सॉल्व करे। तो फिर जो देशमुख था उसका काम भी यही होता था, सेम टू सेम यही काम होता था देशमुख का भी। मैं आपको सेंटेंस ऐसे डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ के दिखाती हूँ। द देशमुख डिड एट द परगना लेवल व्हाट पाटिल डिड एट विलेज लेवल। मतलब विलेज लेवल पे, सपोज ये विलेज है, इस पे पाटिल जो भी काम करता था, पाटिल वही सेम काम कौन करता था, देशमुख, देशमुख वही काम करता था परगना लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो वही काम करता था जो विलेज लेवल पे पाटिल करता था, सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो। फिर जैसे हाँ, फिर हमने पढ़ा था कि जैसे पाटिल के अंडर कौन काम करता था, कुलकर्णी, कुलकर्णी वो टैक्स के रिकॉर्ड रखता था, हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। तो फिर जो कुलकर्णी का चीफ कौन था, देखो जो देशमुख था वो परगना के पाटिल्स का चीफ था, तो कुलकर्णी का चीफ था देश पांडे। अगर आपको ये याद रखने तो मैं एकदम इजी वे बताती हूँ कि ऐसे आप लिख के रख सकते हो कि पाटिल का चीफ देशमुख। आप देश नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे मुख लिख सकते हो, देश तो कॉमन ही है ना। और कुलकर्णी का चीफ, अगर आपको एक वो मौजा, वो विलेज एक बार समझ आ गया तो परगना एकदम इजीली समझ आ जाएगा। कुलकर्णी का चीफ कौन होता था, पांडे, देश पांडे। और जो देश पांडे क्या करता था परगना लेवल पे, जो कुलकर्णी काम करता था वही सेम देश पांडे करता था परगना लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे देश पांडे वही काम करता था जो कुलकर्णी करते थे विलेज लेवल पे। और वतनदार ऑफिसर्स, मतलब जो भी वतनदार थे वो पीपल, सपोज ये पीपल इधर रहते हैं, पीपल का एरिया इधर और इधर गवर्नमेंट है, इधर गवर्नमेंट है इधर, अदर पीपल है, तो फिर उनके बीच में लिंक कौन रखता था, वतनदार। ये वतनदार मतलब कि देशमुख और देश पांडे, ये लिंक रखता था पीपल और गवर्नमेंट के बीच में। अगर कोई भी इन्वेशन, कोई भी ऐसे मतलब बाहर के कंट्री के लोग आ गए, हमला किया उन लोगों ने, इन्वेशन हमला हुआ या ड्राउट मतलब सूखा पड़ गया, तो वतनदार उनकी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को बताते थे, मतलब कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स को वतनदार जाके गवर्नमेंट को बताएंगे। लेकिन कभी कभी ना ये जो ऑफिसर्स थे ना वतनदार, ये अपने राइट्स का, अपने पावर्स का मिसयूज़ करते थे, इससे बहुत हरासमेंट, मतलब बहुत सैड हो जाते थे सारे पीपल, उनको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी उनके मिसयूज़ करने की वजह से। अभी हम लोग देखेंगे कि वो लोग मिसयूज़ क्या करते थे। वो ना जो मनी कलेक्ट किया उन्होंने, टैक्स कलेक्ट किया, वो ना गवर्नमेंट को टाइम पे नहीं दे के आते थे उनका टैक्स, मतलब जो वतनदार से उनको भी गवर्नमेंट को कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो फिर वो टाइम पे दे के नहीं आते थे, ऐसे ही कुछ। और ना वो ज़्यादा मनी कलेक्ट कर लेते थे, कभी कभी टैक्स के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर लेते थे, गवर्नमेंट को दे के नहीं आते थे टाइम पे मनी, ये ऐसे सब वो मिसयूज़ करते थे अपनी पावर्स का। अभी हम लोग इस लेक्चर में और एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसका नाम है द कैलामिटी ऑफ अ फेमाइन। फेमाइन मतलब कि
खाने की भी कमी, पानी की भी कमी, फूड और वाटर दोनों की स्कैरसिटी, फूड एंड वाटर दोनों की स्कैरसिटी, कमी, उसको हम लोग फेमाइन बोलते। तो इस कैलामिटी का मतलब डिज़ास्टर ऐसा समझने के लिए बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर सिंपली एग्रीकल्चर जो था वो रेन वाटर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर पानी नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स कैसे ग्रो होंगे। इसके लिए रेन वाटर पे ही पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था, मतलब जो भी खेती थी ना वो रेन वाटर पे ही डिपेंडेंट थी। बारिश नहीं हुई तो क्रॉप्स तो सारे ख़राब हो जाएंगे। इसकी वजह से खाने के दाम बढ़ जाते थे, फूड ग्रेन्स के प्राइस रुपीज़ बढ़ जाते थे, और नॉर्मल जो पीपल है उनको ये खाना नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो इतने सारे पैसे कैसे चुकाएंगे, कैसे देंगे, मतलब ख़रीदेंगे कैसे इतने सारे, इतना ज़्यादा महंगा खाना वो कैसे ख़रीदेंगे। तो फिर कैटल के लिए कुछ फॉडर मतलब कि जो कैटल वो लोग खाना खाते हैं उनको फॉडर बोलते हैं। तो कोई फॉडर नहीं होता था कैटल के लिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो फिर फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ जाते थे, खाने के दाम बढ़ जाते थे। फिर जो पीपल होते थे वो नहीं ख़रीद पाते थे, और कैटल भी नहीं होता था फिर उनके लिए, और पानी की कमी हो जाती थी। बारिश नहीं हुई तो पानी की कमी तो होगी ही ना। फिर उस विलेज में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता था विलेजर्स के लिए, और उनको ना चाहते हुए भी विलेज छोड़ना पड़ता था। फेमाइन एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा डिज़ास्टर था पीपल के लिए। यहाँ पे एक ईयर के बारे में बताया है, 1630 CE में क्या हुआ था, एक बहुत ही बड़ा फेमाइन आया था महाराष्ट्र में। पीपल जो थे बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे इस फेमाइन की वजह से, और ये ना इतना ख़राब स्थिति था उन लोगों के लिए कि वो लोग इतने डिस्टर्ब हो गए थे इस फेमाइन की वजह से। आपको बस एक ईयर याद रखना है, 1630। इस चैप्टर में हमको ज़्यादा ईयर्स नहीं है, थोड़े से ये बस 1-2 बस मुश्किल से। हाँ, तो फिर ना बहुत तेज़ फेमाइन हुआ, मतलब तेज़ मतलब कि एक बहुत ही विशाल बड़ा फेमाइन अकर हुआ महाराष्ट्र में, और इसकी वजह से इतने उन लोग डिस्टर्ब हो गए, इतने फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए, इतने डिस्टर्ब हो गए वो कि ना ऐसे इस स्थिति को इन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया था। पीपल वर रेडी टू सेल देमसेल्व्स फॉर अ पीस ऑफ भाकरी बट देयर वॉज नो बडी टू बाय देम। मतलब कि लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार थे, बस एक रोटी एक भाकरी के लिए, लेकिन कोई उनको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार था? क्योंकि उनके पास भी तो पैसे होने चाहिए ख़रीदने के लिए। इसके लिए इतनी बुरी स्थिति हो गई थी उनके लिए, बहुत ही फूड ग्रेन्स की बहुत ही ज़्यादा बड़ी कमी हो गई थी, और सारी फैमिलीज़ टूट गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। कैटल और फार्म एनिमल्स सब मर गए। एग्रीकल्चर ही पूरा बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर पे प्रभाव हुआ इस कैलामिटी की वजह से। फेमाइन की वजह से इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रुक गए। फिर पीपल को भटकना पड़ता था दूसरे रीजन्स में, जहाँ पे उनको वो भी मिले, खाना भी मिले और रहने के लिए जगह काम सब मिले, ऐसे उनको भटकना पड़ता था। और नॉर्मलिटी लाने के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इस डिस्टर्ब लाइफ में नॉर्मलिटी लाने के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा परगना के बारे में और कैलामिटी फेमाइन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा, और ना आप लेक्चर नंबर 1, 2 जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब एक फ्लो में देखेंगे तो फिर ज़्यादा समझ आएगा। मतलब कि ऐसे डायरेक्ट लेक्चर 2 नहीं, पहले लेक्चर 1 देखा फिर नेक्स्ट आपने लेक्चर 2 देखा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग द वर्क ऑफ वारकरी मूवमेंट देखेंगे और कुछ संतों के बारे में पढ़ेंगे। मैं ये लेक्चर बहुत ही छोटा बना रही हूँ ताकि आपको हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा बोर ना हो। थैंक यू।